नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अपनी उस स्ट्रैटेजी की जो नई है, लेकिन आज मैंने उसमें कई सारे नए चेंजेस लेकर आया हूं। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसे मैं 1 साल 3 महीने से यूज कर रहा हूं और इसका XIRR लगभग 20% का आया है। और इस दौरान निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो है -0.15%। तो जी हाँ, ये वो सुपरस्टार स्ट्रैटेजी है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जिसके रिव्यू का आप वेट कर रहे थे। तो फाइनली यहां पे आ गई है। तो आइए मिलके रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि मैंने क्या क्या नई चीजें इसमें ऐड करी हैं, क्योंकि एक नया वर्जन मैं आज लॉन्च कर रहा हूं इस स्ट्रैटेजी का 2.0। तो इस स्ट्रैटेजी को जब मैंने बैक टेस्ट किया था 1 साल पहले, तो उसमें XIRR 20% आया था। तो वो अमेजिंग XIRR देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा स्ट्रैटेजी जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट करा और मैंने अपना रिजल्ट आपको अभी बताया कि XIRR एक्चुअल में मेरे को ऑलमोस्ट 20% का मिल गया, जबकि निफ्टी का उस दौरान परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, वो फ्लैट रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि रिसेंट वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा था मेरे सुपरस्टार स्ट्रैटेजीज जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके रिजल्ट्स, उसमें क्या क्या हुआ है अभी तक, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो है। तो हमने अभी तक देख लिया पैसों का जंगल, हमने देखा ETF शॉप 28 SMA, और ये जो मेरी पोर्टफोलियो ट्रैकर शीट है, यहां से मुझे पता चलता रहता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आइए आज के हिसाब से इसका XIRR अगेन हम रीसेट करते हैं और सबसे टॉप में ले जाते हैं जो सबसे ज्यादा है। तो सबसे टॉप में RSI प्लस 50 SMA स्ट्रैटेजी का XIRR है। ये बहुत रीसेंट स्ट्रैटेजी है, इसलिए बहुत ऊंचा XIRR दिख रहा है, तो इसे अभी हम रिव्यू नहीं करेंगे। इसे लगभग 6.5 महीने ही हुए हैं। नेक्स्ट यहां पे हमें दिख रहा है पैसों का जंगल, जो कि स्टॉक्स में मैं करता हूं, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और मेरे चैनल पर इसका वीडियो अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमें ETF शॉप 28 SMA वाली दिख रही है, उसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूं। और उसके बाद दिख रही है हमें टेनेट होमा वीकली कैंडल वाली स्ट्रैटेजी, जिसका रिव्यू आज होगा और जिसके लिए मैं एक नया वर्जन आपके लिए लाया हूं बहुत सारे सुपर कूल एनहांसमेंट्स के साथ। तो इस स्ट्रैटेजी को मैंने स्टार्ट किया था 30 अप्रैल 2025 को, और इसमें मैंने अभी तक लाइफ टाइम में प्रॉफिट बुक किया है 1,04,000 का, और इसमें मेरा करेंटली इन्वेस्टेड अमाउंट है 6,35,000। और करेंट नोशनल प्रॉफिट की बात करें तो वो -27,000 है, यानी -4%। और ये जो XIRR होता है ना, ये 18.71% आ रहा है। कल जब मैं वीडियो की तैयारी कर रहा था तब ये ऑलमोस्ट 20% आ रहा था। आज मार्केट थोड़ा डाउन है, तो XIRR हमारा मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। मार्केट अप जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, डाउन जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसमें जो हमारा करंट होल्डिंग है उसके भी प्रॉफिट लॉसेस शामिल होते हैं। उसके हिसाब से XIRR निकल के आता है, इसलिए वो मूव करता रहता है मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। ओके, इसका मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस देखें, मंथली प्रॉफिट्स कैसे आए हैं इसमें, तो राइट हैंड साइड में हमें ये टेबल में दिख जाता है कि इसने हर मंथ इस साल मुझे प्रॉफिट दिया ही दिया है। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे हम मंथली इनकम की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कोई मंथ खाली नहीं गया। और ये जो मार्च का मंथ था, इसमें ये स्ट्रैटेजी विनिंग भी थी, मतलब इसने विन किया था बाकी सब स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स के कंपैरिजन में। इसने मुझे हाईएस्ट रिटर्न्स दिए थे। 2025 में अगर मैं जाता हूं, क्योंकि तब मैंने ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर दी थी, तो यहां पे हम देखते हैं मई से मैंने स्टार्ट करी थी। तो मई से आगे देखें हम तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी मंथ्स में इसने मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिए हैं। मार्केट अप डाउन जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी अगर हमारे पास है जो कंसिस्टेंटली हमें मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट जनरेट करके दे, वो भी तब जब निफ्टी फ्लैट हो रखा है, तो उससे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। और ऐसे में इसने 20% XIRR निकाला है। तो इमेजिन कीजिए जब बुल मार्केट आएगा तो इस स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इससे बेहतर होने वाला है। गारंटी मैं कुछ नहीं दे रहा, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए अब मैं इसकी डिटेल में बात करता हूं इस स्ट्रैटेजी की, कि इसकी क्या खास बात है, मैंने क्या नए चेंजेस किए हैं, इसको कैसे यूज करना है, शीट को कैसे यूज करना है, एक एक करके सब कुछ आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं हाइलाइट्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। वो क्या पॉइंट्स हैं जो इस स्ट्रैटेजी को स्पेशल बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये स्ट्रैटेजी हम ETFs में करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ETF होते हैं स्टॉक्स की बास्केट, तो उसमें उस टाइप का रिस्क नहीं होता जो स्टॉक्स में होता है, क्योंकि ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। तो हमारा रिस्क कम रहता है, लेकिन फिर भी हमने देखा अच्छे रिटर्न्स आते हैं इसमें।
सेकेंड फैक्टर है कि इसे एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत कम समय चाहिए, क्योंकि ये वीकली कैंडल पे आधारित है। तो वीक में सिर्फ एक ही दिन हम बाइंग करते हैं जब वीक एंड होता है फ्राइडे को। उसके अलावा हमें बाइंग सिग्नल देखने ही नहीं होते, शीट दिखाएगी ही नहीं आपको बाइंग सिग्नल। मैंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है शीट को, सिर्फ और सिर्फ जब फ्राइडे को वीक एंड होता है, या फिर अगर फ्राइडे छुट्टी है तो थर्सडे को वीक एंड हो जाता है, तो शीट ऑटोमेटिकली उस दिन आपको बाय सिग्नल दिखा देती है। ठीक है, और सेलिंग के लिए आप जीटीटी ऑर्डर बना सकते हैं। तो इसमें एग्जीक्यूशन टाइम, जो स्क्रीन टाइम आपको खर्च करना पड़ता है स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि एवरेज होल्डिंग डेज ऑफ सोल्ड ईटीएफ, जो मैंने एक्चुअल ट्रेड्स करे हैं उनमें जो मैंने सारे ईटीएफ सेल करे हैं, उनके जो एवरेज होल्डिंग डेज हैं, किसी में ज्यादा लगता है किसी में कम लगता है, तो एवरेज होल्डिंग डेज 38 डेज हैं। मतलब 1 महीने 8 दिन में हम रोटेट कर पा रहे हैं जो भी हमने बाय किया है ऑन एन एवरेज, कभी जल्दी कभी देर में, लेकिन ऑन एन एवरेज 38 डेज में हम रोटेट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ईटीएफ्स आपकी होल्डिंग में नहीं आते, क्योंकि हम लिमिटेड ईटीएफ्स में इसमें ट्रेड करते हैं। तो आप अपने हिसाब से कि कितने ईटीएफ आपको पोर्टफोलियो में रखने हैं उतने चूज कर सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम की लिमिट है जो शीट में है, लेकिन मिनिमम आपके ऊपर है, आप कितने मिनिमम ईटीएफ्स में इसे करना चाहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, ताकि बहुत सारे ईटीएफ्स आप जमा ना करें अपनी स्ट्रैटेजी में। अगर आप उस तरह के इन्वेस्टर हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपको वो भी देती है। तो ये हो गए इसके हाइलाइट्स। अब मैं बात करता हूं इस स्ट्रैटेजी के बारे में कि क्या है ये स्ट्रैटेजी के बेसिक रूल्स, किस सिद्धांत पे ये चलती है। तो इस स्ट्रैटेजी के नाम में टेनेट, होमा, दो चीजें हैं। होमा जो कि है मुनाहिसा होमा जी के नाम से लिया गया, जो आज से लगभग 280 साल पहले राइस की ट्रेडिंग करते थे, और उन्होंने वीकली कैंडल कैसे बनाते हैं उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी। और उन्हें गॉड ऑफ मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि उस वीकली कैंडल को बना बना के उन्होंने बहुत पैसे कमाए। तो उसी से छोटा छोटा पैसा कमाना हमने भी सीखा है। तो मुनाहिसा होमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सालों पहले जो ज्ञान दिया था वो आज भी हमारे काम आ रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी को शॉर्ट में समराइज करूं तो हम क्या करते हैं, इसमें हम बाय करते हैं ईटीएफ्स को जो राइज कर रहे हैं, यानी कि जिसमें मोमेंटम है उसे बाय करते हैं, और हम उन ईटीएफ्स को भी बाय करते हैं जो गिर रहे हैं, यानी कि सस्ते हो रहे हैं। दोनों तरफ की खेल हम यहां पे खेलते हैं, इसलिए हम अलग अलग 2 टीम बना के चलते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है टेनेट होमा वीकली कैंडल, और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे गुरुजी महेश चंद्र कौशिक जी को, जो अपने चैनल पर इतनी ज्ञान की बातें हमें सिखाते रहते हैं। तो वहीं से इंस्पायर होकर मैंने ये स्ट्रैटेजी डेवलप करी थी 1 साल पहले। तो अगर आप इसका 1 साल पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग ज्यादा समझना चाहते हैं और अच्छे से जानना चाहते हैं वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। और इसमें जो दूसरा पार्ट है नाम में टेनेट, वो कहां से आया, वो मैंने देखी थी एक टेनेट मूवी, क्रिस्टोफर नोलान जो बहुत बड़े प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के। तो उन्होंने एक टेनेट मूवी बनाई थी जिसके क्लाइमेक्स में क्या होता है, 2 टीमें बनती हैं, रेड टीम ब्लू टीम, और दोनों टाइम में अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने 2 टीम बनाई है यहां पे, रेड और ग्रीन टीम। तो हमारी जो रेड टीम होती है वो फॉलो करती है बियरिश कैंडल्स को, मतलब रेड टीम में जो ईटीएफ्स हम ऐड करते हैं वो तब बाय किए जाते हैं जब उनमें वीकली बियरिश कैंडल बनती है, और जो ग्रीन टीम में हम ऐड करते हैं वो तब बाय किए जाते हैं जब वीकली बुलिश कैंडल बनती है उन ईटीएफ्स में। तो वो कहाँ ऐड करने हैं, कैसे वीकली कैंडल दिखती है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। हमारी शीट में ही सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। और फिर ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है लीफो के कॉन्सेप्ट पे, जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो एक बार क्विकली आप लोगों को समझा देता हूं जो लोग लीफो को नहीं जानते। लीफो का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये किस प्रिंसिपल पे चलता है, अगर हमने सपोज कोई ईटीएफ परचेज किया 100 रुपीज पे, वो पहली बार परचेज किया हमने, उसके बाद वो ईटीएफ गिरने लग गया तो वो सस्ता हो गया, तो हम उसे एक और परचेज कर लेते हैं सपोज 95 रुपीज पे, और फिर उसके बाद ईटीएफ राइज हो गया तो हम उसे सेल कर देंगे जब वो अपने टारगेट को मीट करेगा। कई बार क्या होता है ना, ईटीएफ राइज होता है, टारगेट मीट होता है, लेकिन वो उसके बाद फिर से गिर जाता है और फिर उस प्राइस पे आ जाता है जहां हम उसे दोबारा खरीदने के लिए रेडी हैं, तो हम उसे तीसरा परचेज कर लेते हैं, और फिर जब दोबारा ईटीएफ राइज होता है तो हम उसे फिर से सेल कर देते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि पहला परचेज जहां हमने किया वहां तक प्राइस पहुंचा भी नहीं, उसके बियॉन्ड पहुंचा भी नहीं, नीचे के लेवल्स पे ही हम अपना मनी रोटेट कर पाते हैं लीफो के कॉन्सेप्ट को यूज करके। और फिर जब और ऊपर राइज होता है तो फाइनली जो हमने पहला लॉट खरीदा होता है वो भी हम सेल कर देते हैं और पूरा एग्जिट कर लेते हैं, और फिर ये साइकिल चलती रहती है। देखिए,
जो ब्रोकर अकाउंट्स हैं उसमें लीफो का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां आप चूज नहीं कर सकते कि कौन सा लॉट पहले सेल करना है, वहां ऑटोमेटिकली फीफो अप्लाई होता है, जो लॉट आपने पहले खरीदा वो ही पहले सेल होगा। तो ये जो ट्रैकिंग है ये गूगल शीट में आप कर सकते, लेकिन इस लीफो कॉन्सेप्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने अपने लीफो वीडियो में डिटेल में समझाए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वॉच कर सकते हैं अगर आपको लीफो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या है इसमें स्टेप्स, कैसे हम गूगल शीट को यूज करके इसे आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि कितना कैपिटल आप इस स्ट्रेटजी को एलोकेट करना चाहते हैं, वो पहले आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, सपोज यहां एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 लाख ओवरऑल में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। हम 3 लाख पूरा एक साथ नहीं इन्वेस्ट करते, हम धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें पता होना चाहिए कि इतने तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। फिर वो 3 लाख हम कैसे डिवाइड करते हैं, उसका 60% पार्ट हम यूज करते हैं न्यू बाइज के लिए। तो जो हमारे पास ईटीएफ्स होते हैं उनमें जब बाय सिग्नल्स आते हैं पहली बार तो वो न्यू बाय कहलाता है, तो उसके लिए 60% हम रखते हैं, और बाकी का जो 40% बच जाता है उसे हम यूज करते हैं एवरेजिंग के लिए। तो जैसे मैंने आपको लीफो का कॉन्सेप्ट समझाया, अगर ईटीएफ हमने खरीदा उसके बाद नीचे को वो गिर गया और वो एलिजिबल हो रहा है सस्ता खरीदने के लिए अपने रूल्स के हिसाब से, तो हम उसे बाय करते हैं, उसे एवरेजिंग या बाय इन डिप्स कह सकते हैं, BID में शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं उसे। तो 40% कैपिटल उसके लिए रिजर्व रहेगा। तो एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कैसे कैलकुलेशन वर्क करेगी। यहां पे हम मानते हैं कि 3 लाख रुपीज से हम इसे करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी को, और हम चाहते हैं हमारे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में 14 ETFs रहें। ठीक है, तो 14 ETFs हम अपनी गूगल शीट में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे वो आगे जाके आपको बताऊंगा। तो इसके हिसाब से हम पर बाय अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, मतलब जब मुझे एक बार ETF को बाय करना है, एक पर्टिकुलर ETF को कितने अमाउंट से बाय करना है, तो यहाँ पे जो कैपिटल है C उसको 60% निकाला हमने और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ETFs में। तो 60% कैपिटल हर एक ETF को अगर बराबर बांटे तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से आता है 12,857। तो यहाँ मैंने 3 लाख का एग्जाम्पल लिया है और 14 ETFs का, आप अपने हिसाब से इसे घटा बढ़ा सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है ETFs में है तो ये स्केलेबल है, आप इसे चाहे 3 लाख से कर लें, चाहे 30 लाख से कर लें, चाहे 3 करोड़ से कर लें, इसे आप आराम से स्केल कर सकते हैं। तो साथ साथ में मैं आपको शीट में भी दिखाते रहता हूं ये चीजें कहां करनी है। तो जो कैपिटल हम एलोकेट करते हैं वो कहां करना है, तो ये है हमारी टेनेट होमा वीकली कैंडल 2.0 वाली शीट। तो इसमें आपको नीचे मिलेगा कैपिटल मैनेजमेंट वाला टैब। तो यहां पे जाके आपको जो टोटल अमाउंट एडेड ये वाला कॉलम है, येलो में मैंने जो दिया है डेट, आप डेट डाल सकते हैं कि किस दिन आपने इसे स्टार्ट किया और फिर कितने अमाउंट ओवरऑल से आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 5 लाख ऑलरेडी डाला हुआ है, और बाकी के नीचे के सेल्स में भी आप अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे शुरुआत में आपको लगा 5 लाख से करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आपको इतनी पसंद आई, जो कि आएगी भी, तो आपने अमाउंट बढ़ा दिया। तो जो अमाउंट आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि किस तारीख को आपने अमाउंट बढ़ाया। सपोज मैं 30 सितंबर को इसमें और 1 लाख डालना चाहता हूं, तो इस तरह से मैं उसकी एंट्री कर दूंगा। तो ऊपर जो है वहां पे हमारा टोटल अमाउंट हमने अभी तक कितना ऐड किया है वो आ जाएगा। अगर आप इसमें से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कम करना चाहते हैं अमाउंट ताकि आपका पर बाय अमाउंट कम हो जाए, तो यहाँ विड्रॉवल का मैंने आपको 2 कॉलम दिए हैं। डेट डालिए किस दिन आपको विड्रॉल करना है। सपोज 31 दिसंबर को विड्रॉल किया और हमने इसमें से 1 लाख रुपए कम कर दिए, तो यहाँ पे विड्रॉल हो गया। देखिए ऊपर वापस 5 लाख हो गया, क्योंकि शीट कैलकुलेट कर लेती है कि आपने कितना कितना ऐड किया था, उसमें से कितना माइनस कर लिया, उसके बाद बचा कितना वो ऊपर आ जाता है। तो ये जो अमाउंट है हमारा ऊपर आ रहा है, ये हमारा होता है कैपिटल एलोकेटेड अमाउंट। अब बात करते हैं ETF सिलेक्शन की, कि कौन कौन से ETFs हम अपनी स्ट्रेटजी में रख सकते हैं, किस क्राइटेरिया पे हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे, कौन सा ग्रीन में जाएगा, कौन सा रेड में जाएगा, वो सब आपको एक एक करके समझाता हूं। तो ETF को सिलेक्ट करने के लिए आप मेरी मास्टर ETF शीट को यूज कर सकते हैं। वहां पे मैंने एक नया टैब ऐड किया है, 52 वीक हाई डिस्टेंस वाला। मास्टर ETF शीट को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ स्कैनर टैब में जाइए और सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा मास्टर ETF शीट। इस पे जब आप हवर करेंगे, यहाँ इसके नाम पे क्लिक करेंगे तो ये अलग टैब में खुल जाएगा। तो ये जो मास्टर ETF शीट है ये बैकएंड से मैं मैनेज करता हूँ। इसमें जब नए ETFs ऐड होते हैं, जब नए लिस्ट होते हैं, तो वो मैं टाइमली वीकली बेसिस पे ऐड करते रहता हूँ। बाकी के कैलकुलेशन शीट में मैंने लगा रखे हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली ये निकालते रहे कि कौन सा ETF 52 वीक से कितना डिस्टेंस पे है, उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, वो किस अंडरलाइंग एसेट को बिलोंग करता है, सब कुछ यहाँ ऑटोमेटेड है।
तो इसकी कॉपी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बैकएंड से मैं अपडेट करता हूं। तो अगर आप अपनी कॉपी बनाएंगे तो मेरे जो अपडेट हैं वो आपको नहीं मिलेंगे इस मास्टर ईटीएफ शीट के। तो इसकी कॉपी नहीं बनाना है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको यूज़ करना है। और ये जो टेनेट होमा 2.0 है, मैंने ये वाला जो सेक्शन है जो हम यूज़ करते हैं ईटीएफ सिलेक्शन के लिए, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 52 वीक डिस्टेंस वाला टैब, यहाँ पे देखिए ईटीएफ्स आ जाते हैं, उनका कितना 52 वीक का डिस्टेंस है, मतलब 52 वीक हाई जहां उन्होंने बनाया था, और अभी जो उनका प्राइस चल रहा है वो कितना दूर है, अगर आज के प्राइस से वो 52 वीक हाई कितना ऊपर है, वो यहाँ पे परसेंटेज में आपको दिख जाता है। तो जो जितना दूर होगा, मतलब जितना नीचे होगा, वो सस्ता ईटीएफ मिल रहा है, तो वो टॉप में ऑटोमेटिकली आ जाता है, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखेंगे। ठीक है, अब इसे यूज कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। और ये वाला इंटीग्रेशन मैंने हमारी शीट में ही कर दिया है कि आपको मास्टर ईटीएफ शीट में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वहीं पे ये डेटा ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा। तो ये मैं वापस आ गया टेनेट होमा वीकली 2.0 स्ट्रैटेजी में। आप नीचे देखेंगे 52WH यानी कि 52 वीक हाई डिस्टेंस वाला एक टैब है, और यहाँ पे वो सारा डेटा जो 52 वीक हाई मेरी मास्टर शीट में आता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ फेच हो जाता है इस URL की मदद से जो मैंने G2 में डाल रखा है। ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ लगे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा। हाँ, जब पहली बार आप शीट को एक्सेस करेंगे तो क्या करना होता है, तो आपकी शीट की एक नई कॉपी बनेगी। मैं सर अब प्रोसेस करके दिखाता हूं आपको, नया शीट कैसा एक्सपीरियंस देगा आपको वो दिखाता हूं। तो जब आप पहली बार शीट को ओपन करेंगे, आपकी कॉपी ओपन होगी, तो आपको टॉप में एक वार्निंग दिखेगी, सम फॉर्मूलाज आर ट्राइंग टू सेंड रिसीव डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज। तो ये जो मैं URL का इंटीग्रेशन कर रहा हूं अपनी शीट से इस शीट में, वो एक एक्सटर्नल URL है, इसलिए वहां से ये डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये वार्निंग आ रही है। और यहाँ पे आप चाहें तो लर्न मोर में जाके और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, ये गूगल वाला डॉक्यूमेंट आएगा कि क्या होता है ये, और इसे अलाउ एक्सेस जब आप करेंगे तो ये डेटा डाउनलोड करेगा वहां से। अभी मैं इस कॉपी में जाता हूं 52 वीक हाई डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इसे परमिशन नहीं दी है डेटा डाउनलोड करने की। जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा ये डेटा डाउनलोड नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे अलाउ एक्सेस क्लिक करता हूं, तो देखिए थोड़ा सा समय लेगा, ये डेटा डाउनलोड कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, और कुछ सेकेंड्स में यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये देखिए आ गया। ये डेटा कैसे रीड करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये एक्सेस देना ज़रूरी है, तभी ये शीट डेटा डाउनलोड कर पाएगी। तो ये जो मेरी शीट है, इसे यूज़ करने का बेस्ट एक्सपीरियंस आपको क्रोम ब्राउज़र पे ही मिलेगा, लेकिन कई लोगों के साथ क्या होता है कि वो मोबाइल डिवाइस पे शीट यूज़ करते हैं। तो शीट्स ऐप में जब आप इस शीट को खोलेंगे तो वहाँ ये अलाउ एक्सेस वाला पॉपअप आता नहीं है किसी वजह से। तो ये वाली शीट आपको अपने मोबाइल डिवाइस में क्रोम ब्राउज़र के डेस्कटॉप साइट मोड में खोलनी होती है, और फिर आप अलाउ एक्सेस करके शीट को एनेबल कर सकते हैं। तो बेस्ट एक्सपीरियंस इसका क्रोम ब्राउज़र में ही आपको मिलेगा, तो प्रेफरेबली वहीं यूज़ कीजिए। मोबाइल डिवाइस में भी क्रोम ब्राउज़र होता है, वहाँ आप शीट ओपन कर सकते हैं। कैसे करना है उस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ स्ट्रैटेजी टैब में दिया भी है। टॉप में लिखा है कि अगर आप मोबाइल डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउज़र डेस्कटॉप साइट पे कैसे ओपन करना है, क्या करना है, वो यहाँ पे एक डेमो दिया है। एक अलग शीट का डेमो है, लेकिन बेसिक आइडिया आपको पता चल जाएगा करना क्या है वहाँ पे। तो चलिए वापस अब ETF सिलेक्शन का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें चूज़ करने होते हैं ETFs अपनी ग्रीन टीम के लिए। ओके, तो वो कैसे करना है अभी मैं आपको शीट में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम जाएंगे स्कैनर टैब में। स्कैनर टैब में हम अपने ETFs को ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कॉलम, थोड़ा जूम इन करता हूँ इसको, तो यहाँ स्कैनर टैब में आपको दिखेगा कॉलम NOP। ठीक है, N में क्या है, ग्रीन टीम बुलिश बाय। तो G1, G2, G3 ये कोड्स मैंने डाल रखे हैं, इन कोड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। G1 मतलब ग्रीन टीम का पहला मेंबर, G2 मतलब ग्रीन टीम का दूसरा मेंबर, ऐसे करके करके आप मैक्स G20 यानी कि 20 ETFs तक ऐड कर सकते हैं ग्रीन टीम में। और यहाँ पे करना क्या है, मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं प्रेजेंट 52 वीक हाई डिस्टेंस के हिसाब से जो ETF है आज की डेट में, वो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं शीट में। लेकिन आगे चल के आप अपनी शीट को मैनेज कर सकते हैं और उन ETFs को हटाते रहिए जो बहुत पास पहुंच चुके हैं 52 वीक हाई के। मेरे हिसाब से वो क्राइटेरिया है कि अगर 52 वीक हाई के 5% के रेंज में आ जाए तो वो ETF हटा सकते हैं हम अपनी शीट से।
प्रोवाइडेड कि बहुत कम ना हो जाए उन्हें हटाने के बाद। अगर सब पूरा मार्केट बुलिश चल रहा होगा तब मोस्टली आपको ईटीएफ वहीं 5% की रेंज में या टॉप की रेंज में ही दिखेंगे, तब ईटीएफ हटाने का सेंस नहीं बनता। लेकिन जब मार्केट सस्ता भी है और बहुत सारे सस्ते ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, तब आप ईटीएफ हटा के दूसरे ऐड कर सकते हैं और मैक्स 20 तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 13 ग्रीन टीम में ऐड करके दिए हुए हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करना होता है, हमें ईटीएफ कोड डालना होता है। ये कोड आपको कहां से मिलेगा, मेरी मास्टर शीट से मिल जाएगा या फिर यहीं 52 वीक हाई डिस्टेंस वाले टैब से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टैब को कैसे यूज करना है, तो यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें आएगा एलिजिबल अंडरलाइंग एसेट्स टू ऐड टू द स्कैनर। ये एलिजिबल है ऐड करने के लिए स्कैनर में, क्योंकि ये आपने स्कैनर में ऑलरेडी ऐड नहीं किए हुए हैं। शीट पता लगा लेती है बेस्ड ऑन द ईटीएफ कोड जो आपने स्कैनर में ऐड किए हुए हैं। वो सब प्रोसेसिंग का हो रही है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको ये सारा टेबल दिख जाएगा, जो मेरी मास्टर ईटीएफ शीट से डेटा आ रहा है, जो ऑलरेडी स्कैनर में एडेड हैं वो यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। ये सब आपको करना नहीं है, ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहां फोकस करना है। देखिए हैंग सेंग टेक मैंने ऐड नहीं किया है और वो 52 वीक हाई से 47.75% दूर है, यानी कि ये एक अच्छा कैंडिडेट है। बट इसके साथ दिक्कत क्या आती है, जो हैंग सेंग टेक के ईटीएफ हैं, चाइना बेस्ड ईटीएफ हैं, ये चाइनीज मार्केट पे बेस्ड ईटीएफ है। इसमें बाइंग और सेलिंग में कई बार दिक्कत आ जाती है। मोस्टली बाइंग में दिक्कत आती है क्योंकि जो एएमसी के लेवल पे होता है ना, इंटरनेशनल ईटीएफ में वो अप टू अ सर्टेन लिमिट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही वो लिमिट हिट होती है उसके बियॉन्ड वो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, तो वो नए बाई ऑर्डर्स लेते ही नहीं है, तो हमारा बाइंग फ्रीज हो जाता है। तो इंटरनेशनल ईटीएफ्स को मैं मोस्टली पर्सनली अवॉइड ही करता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका निफ्टी एफएमसीजी, जो 18.72% दूर है। तो अगर आपको इसको अपने स्कैनर में ऐड करना है, तो ये तो हो गया इसका अंडरलाइंग एसेट, लेकिन हमें ऐड करना होता है ईटीएफ का कोड। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये अंडरलाइंग एसेट को कॉपी कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहां दिया है गेट ऑल ईटीएफ्स फॉर अंडरलाइंग एसेट सॉर्टेड बाय टर्नओवर वैल्यू। यहां येलो वाले सेल में राइट क्लिक पे स्पेशल वैल्यूज ओनली कर दीजिए, और इस एफएमसीजी के अंडरलाइंग वाले 2 ईटीएफ्स मुझे दिख गए और ये सॉर्टेड हैं टर्नओवर वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, जो पहला ईटीएफ है वो सबसे ज्यादा टर्नओवर होगा। टर्नओवर का मतलब है उसमें कितना डेली वॉल्यूम हो रहा है और उसका प्राइस क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके टर्नओवर, मतलब इतना खरीदा बेचा जा रहा है वो ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो इसका टर्नओवर करोड़ में यहाँ पे दिखाता है। तो जो सबसे ज्यादा टर्नओवर वाला ईटीएफ होगा उस अंडरलाइंग एसेट का, वो ऊपर आ जाएगा, उसके बाद उसके नीचे वाला, और फिर घटते क्रम में वो आएंगे, यानी कि सबसे टॉप वाला आपको ऐड करना है। तो एफएमसीजी का ये वाला ईटीएफ ऐड करने के लिए इस ईटीएफ को मैं कॉपी करूंगा और फिर मुझे जाना है अपने स्कैनर टैब में। ऑलरेडी यहाँ पे ईटीएफ्स हैं, अगर आप कोई डिलीट कर रहे हैं तो उसे डिलीट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि सभी ईटीएफ्स अभी 5% की रेंज से बाहर हैं, तो डिलीट करने के बजाय मैं एक नया ईटीएफ ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो खाली वाला सेक्शन है G14, जहाँ पे कोई ईटीएफ नहीं है, यहाँ मैं राइट क्लिक करूंगा, पे स्पेशल वैल्यूज ओनली, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका था वहां से कोड। तो वैल्यूज ओनली करते ही यहाँ पे ईटीएफ का कोड आ गया, और यही ईटीएफ का कोड आपको इंडेक्स में भी पेस्ट कर देना है, यानी कि एक और बार पे स्पेशल वैल्यूज ओनली कर दीजिए। बेसिकली ये इंडेक्स का कोड यूज होता है वीकली कैंडल निकालने के लिए, ग्रीन टीम और रेड टीम दोनों के लिए। वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं रेड टीम की बात करूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, जो आप ग्रीन टीम में ईटीएफ कोड ऐड कर रहे हैं, इंडेक्स में भी वही सेम ईटीएफ कोड ऐड कर दीजिए। तो ये हमने ग्रीन टीम में ऐड कर दिया मेंबर। अब अगर इसके लिए एक और ईटीएफ अवेलेबल है हमारी लिस्ट में, जो कि 52 वीक हाई डिस्टेंस में आ जाता है, तो हम उसे रेड टीम में ऐड कर देते हैं। तो इसे कॉपी किया, स्कैनर में गए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहां पे आपको दिखेगा रेड टीम बियरिश बाय। तो हमने वो वाला कोड G14 में ऐड किया था, तो हम उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग R14 में ऐड करेंगे उसका ईटीएफ कोड, जो अभी हम कॉपी करके लाए हैं दूसरा वाला। तो राइट क्लिक, पे स्पेशल वैल्यूज ओनली, ये ऐड हो गया। और यहां पे आप रेड टीम में देखेंगे ये जो इंडेक्स का कोड है ये ऑटोमेटिकली आ गया है, और ये येलो में भी नहीं है। तो यहां आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बेसिकली जो भी आप ग्रीन टीम में ईटीएफ का कोड इंडेक्स में ऐड करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया में, जैसे कि G14 में मैंने ये वाला इंडेक्स कोड ऐड किया था, वही R14 में ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। आप डिलीट की दबाएंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला से आ रहा है, वो डिलीट नहीं होगा, उसको वहीं वैसे का वैसे रहने दें।
ठीक है, क्योंकि ये येलो में नहीं है। मेरी शीट में जो चीज़ येलो में नहीं होती वो फॉर्मूला बेस्ड होती है, वहां कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ जहां येलो कलर मैंने दिया है वहीं पे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो काउंटर वाला है ये अपने 52 वीक हाई से 5% की रेंज से कम दिखा रहा है। बेसिकली ये वाला रिसेंटली लिस्ट हुआ है, इसलिए इसका 52 वीक हाई बहुत क्लोज बना होगा, आसपास कहीं बना होगा, जबकि इसके अंडरलाइंग एसेट का जो पहले से लिस्टेड ईटीएफ था उसका 52 वीक हाई दूर बना है। तो उसके हिसाब से हमें पता चल गया कि ये कितना दूर है इसका अंडरलाइंग, तो इट्स फाइन, ये आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन टीम के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि रेड टीम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अभी आपको दिखाऊं तो ग्रीन टीम में आपने ऊपर देख लिया कौन कौन से ईटीएफ्स मैंने ऑलरेडी ऐड करके दिए हैं। अभी हमने एक नया ईटीएफ ऐड किया। रेड टीम में कुछ ईटीएफ खाली हैं, जैसे ग्रो रेल वाला जो है ग्रीन टीम में 3rd पोजीशन पे है, लेकिन रेड टीम में खाली क्यों है? क्योंकि ग्रो रेल का जो अंडरलाइंग एसेट है रेलवे वाला, उसके लिए दूसरा कोई ईटीएफ अवेलेबल नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा ईटीएफ आपको मिलता है जो 52 वीक हाई से अच्छे खासे डिस्टेंस पे है, लेकिन सिर्फ एक ही ईटीएफ अवेलेबल है, उसको आप ग्रीन टीम में ऐड कीजिए, रेड टीम का वो वाला पोर्शन खाली छोड़ दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा है, वहां कुछ कोई और ईटीएफ ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो सही से टीम्स काम नहीं करेंगे। हमें टीम्स को सही से काम कराना है, तो यहाँ पे खाली छोड़ देना, कोई बात नहीं। फोमो में मत आइएगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ईटीएफ ऐड करने हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम ईटीएफ में भी ये परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि शुरुआत जब मैंने की थी स्ट्रेटजी की 20 ईटीएफ तो थे ही नहीं एक टीम में, इससे भी बहुत कम ईटीएफ थे, और वहां पे भी मैंने अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट किए। बाद में मुझे आप लोगों से फीडबैक मिला कि ईटीएफ्स को बढ़ाइए, तो मैंने 20 तक बढ़ाए हैं। इसके बियॉन्ड भी लोग कह रहे थे बढ़ाइए, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, 20 तक बहुत है। ठीक है, अगर आपका कैपिटल छोटा है तो कम ईटीएफ्स रखिए, आपका कैपिटल बड़ा है तो आप ज्यादा ईटीएफ्स भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो कम ईटीएफ्स भी रख सकते हैं, आपका पर बाय अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ईटीएफ्स आप यहां बढ़ाएंगे पर बाय अमाउंट उतना कम होता जाएगा, क्योंकि ये ईटीएफ्स का काउंट हमारी शीट कैलकुलेट करके पर बाय अमाउंट निकालती है, जो मैंने कैलकुलेशन आपको थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेशन में दिखाई थी, और वो कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, कैपिटल मैनेजमेंट में जो हमने डाला है 5 लाख वो यहाँ आ गया, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर ट्रांजैक्शन देखिए, यहाँ वो फॉर्मूला मैंने लगा रखा है कि जो भी यहाँ पे अमाउंट है उसका 60% निकालो और उसे डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ईटीएफ्स 26। तो ये जो 26 आ रहा है, ये स्कैनर शीट में जितने ईटीएफ्स ऐड किए हैं उनका काउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। और जो ईटीएफ आप ऐड कर लेंगे, देखिए मैंने एफएमसीजी वाला ईटीएफ ऐड कर दिया अपने स्कैनर में, और यहां से वो लिस्ट में से गायब हो गया, क्योंकि शीट को पता है मैंने कौन सा ऐड कर रखा है कौन सा नहीं कर रखा है। तो जो नहीं किया होगा वो ही इस लिस्ट में आएंगे, और साथ में जो 5% की रेंज में है वो ही इस लिस्ट में आते हैं, उससे नीचे वाले आएंगे भी नहीं, तो उसके बारे में भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ईटीएफ्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर बढ़ता है और से जो एमओ कैपिटल है अभी 6.32% है अपने 52 वीक हाई से, ये रह जाता है 3% 52 वीक हाई से, और इसमें आपकी कोई होल्डिंग नहीं है, मतलब आप बेच चुके हैं इसे, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, इसका ग्रीन टीम, और अगर इसका G13 यानी कि R13 में कोई रेड टीम भी है उसको भी डिलीट कर देना है। ठीक है, दोनों टीम में से डिलीट कर देना है, लेकिन ये तब करना है जब आप उसे पूरी तरह बेच चुके हैं। जब तक वो आपकी शीट में है, करंट होल्डिंग में है, आपने बेचा नहीं है, तब तक उन्हें डिलीट नहीं करना है, स्कैनर से उन्हें रखना है। तो ये हो गया ईटीएफ सिलेक्शन और ईटीएफ कैसे ऐड करते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू बाय की। अब ईटीएफ्स हमने ऐड कर लिए, तो न्यू बाय जो होते हैं हमारी शीट में वो होते हैं सिर्फ फ्राइडे को, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी वीकली कैंडल पे बेस्ड है, और वीकली कैंडल कब बनती है? मंडे से लेके फ्राइडे तक एक वीक कंप्लीट होता है, तो वही वीक हम लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड वीक है। तो मंडे को ओपन प्राइस क्या है ईटीएफ का, और फ्राइडे को क्लोज प्राइस क्या है। क्लोज प्राइस एग्जैक्टली हमें फ्राइडे को नहीं पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं 3 बजे के बाद शीट को चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाय कर लेते हैं, जो भी सिग्नल आ रहे हैं 3 बजे से पहले अवॉइड करते हैं, हम नहीं बाय करते हैं। ठीक है, तो फ्राइडे तक, अगर फ्राइडे को छुट्टी है तो थर्सडे को लास्ट डे होगा वीक का, तो थर्सडे को शीट ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगी कि क्या बाइंग सिग्नल आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम करंट होल्डिंग में जाएं और राइट में स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे मैंने जीरोधा से हॉलीडे लिस्ट निकाल रखी है। शीट ये पता लगा लेती है कि कौन सा हॉलीडे थर्सडे या फ्राइडे को पड़ रहा है, और हमारा वीक को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके हमें डेट शीट में आ जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे
17 अगस्त को ये वीक स्टार्ट हुआ था और 21 अगस्त को ये वीक खत्म होगा। तो ये डेट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही है, आपको यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 21 अगस्त आएगा शीट में बाइंग सिग्नल आ जाएंगे। वो डेमो में आपको हिस्टोरिकल स्कैनर से भी दिखाऊंगा और हिस्टोरिकल स्कैनर का इस्तेमाल क्या है वो भी बताऊंगा। द ग्रीन टीम मेंबर्स विल बी बॉट व्हेन ETF मेक्स अ बुलिश वीकली कैंडल। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको चार्ट पे से समझाता हूँ। तो हम अपने स्कैनर से सपोज पहला ETF सिल्वर बीज उठाते हैं और चार्ट पे देखते हैं। तो ये सिल्वर बीज का मैंने वीकली चार्ट खोल दिया है। तो देखिए यहाँ पे 3 अगस्त को जो वीक शुरू हुआ था वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, तो शीट ने हमें यहाँ पे बाय सिग्नल दिया होता फ्राइडे को कि इसे बाय कर लो। और यहाँ पे जो 27 जुलाई का वीक शुरू हुआ था उस वीकेंड पे एक रेड कैंडल बनी, तो शीट ने इसे बाय करने के लिए नहीं कहा होता क्योंकि ये एक ग्रीन टीम का मेंबर है। तो जब जब ग्रीन कैंडल वीकली कैंडल बनती है तो उसमें बाइंग सिग्नल आता है, रेड कैंडल पे बाइंग सिग्नल नहीं आता है। रेड कैंडल पे उसके काउंटर का बाई सिग्नल आता है। तो देखिए 27 जुलाई को रेड कैंडल थी, अभी इसका काउंटर जो है मतलब जो इसका रेड टीम वाला पार्टनर है HDFC सिल्वर, उसको खोल के देखते हैं। तो 27 जुलाई को रेड कैंडल बनी थी, तो HDFC सिल्वर का बाय सिग्नल वहां पे आया होता और वहां पे हमने बाय किया होता, तो उसके एक हफ्ते के अंदर ही उसका टारगेट भी मीट हो गया होता। तो जैसे मैंने बताया ना, इसके टारगेट भी फटाक से मीट हो जाते हैं क्योंकि हम दोनों डायरेक्शन में बाय कर रहे हैं। अगर ग्रीन सिग्नल बन रहा है वीकली तो हम ग्रीन टीम वाला खरीद ले रहे हैं, और वही चीज हमने एक रेड टीम में भी ऐड किया हुआ है उसका काउंटर ETF। तो अगर रेड कैंडल बनती है यानी कि सस्ता हो गया ETF तो हम रेड टीम वाला खरीद लेते हैं। तो दोनों डायरेक्शन में, अगर ग्रीन टीम से मोमेंटम बन रहा है तो मोमेंटम वाला खरीदा, मोमेंटम में बेचा, मोमेंटम वहां से खत्म हो गया, नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई तो हमारा सस्ता हो गया ETF, तो हम उसका काउंटर वाला खरीद लेते हैं। तो इसलिए दोनों डायरेक्शन में हमारी शीट देखती है कहाँ खरीदना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट्स आते रहते हैं। ओके, तो न्यू बाय का आपको सिमुलेशन करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ एक हिस्टोरिकल स्कैनर शीट आपको दी है। तो ये काइंड ऑफ एक रेप्लिका है जो स्कैनर शीट है, लेकिन जो स्कैनर शीट है वो सिर्फ फ्राइडे को ही सिग्नल जनरेट करती है करंट वीक के लिए। ये जो हिस्टोरिकल स्कैनर है इसमें आप मैनुअली अपने हिसाब से डेट डाल सकते हैं, वीकली डेट ही डालिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक वो वाला वीक। आप ये देखेंगे कैलेंडर पे 3 अगस्त को शुरू हुआ था और 7 अगस्त फ्राइडे को खत्म हुआ था वो वीक। तो ये डेट्स जो आप डालेंगे मेक श्योर कि वो ट्रेडिंग डेट्स थी। अगर मंडे को 3 अगस्त को क्लोज रहा होता मार्केट, ट्यूसडे को पहला दिन होता, तो आपको 4 अगस्त सेलेक्ट करनी होगी। तो डेट्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस तरह से सेलेक्ट करना। ये डेट्स डालते ही शीट उन दिनों के हिसाब से प्राइसेस निकालती है और फिर चेक करती है कि सिल्वर बीज कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ क्लोज हुआ, तो उसके हिसाब से उसकी कैंडल बुलिश बनी या बियरिश बनी। तो जो सिल्वर बीज इंडेक्स का, ये इंडेक्स का निकाल रही है, ठीक है। तो शीट फिर देखती है कि सिल्वर बीज इंडेक्स में कौन सा ETF था, सिल्वर बीज ETF था, तो उसमें बाय सिग्नल जनरेट हो गया। तो जिस जिस में बाय सिग्नल जनरेट होते हैं वो फाइनल लिस्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मिल जाती है। तो सिल्वर बीज में बाय सिग्नल है, ट्रेंड भी यहाँ पे साथ में दिखा रहा है ताकि हम कंफर्मेशन भी देख सकें। उसका क्लोज प्राइस क्या था एंड डेट पे वो भी दिखा रहा है, और किस टीम का ये मेंबर है वो भी दिखा रहा है, और कितना इसका 52 वीक हाई से डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको इस टेबल में फाइनल पता चल जाएगा कि कौन सा ETF बाय करने के लिए एलिजिबल हुआ था उस वीक में, ठीक है, और कौन सा रेड टीम में हुआ था। तो पहले ये क्या करता है, ग्रीन टीम के सारे आपको दिखाता है 52 वीक हाई डिस्टेंस से सॉर्टेड। फिर उसके बाद रेड टीम शुरू होती है, देखिए यहाँ से रेड टीम शुरू हो रही है, और फिर उसके 52 वीक हाई डिस्टेंस से सॉर्टेड, यानी कि जो सबसे दूर होगा 52 वीक हाई में वो सबसे ऊपर आएगा। ग्रीन टीम का पहले सारे ग्रीन टीम वाले, फिर उसके बाद रेड टीम वाले, ठीक है। तो हम ग्रीन टीम को प्रेफरेंस देते हैं बाइंग करने के लिए। अगर हमारे पास कैपिटल फिर भी बचता है, रेड टीम तक जा सकते हैं, तो हम रेड टीम को प्रेफरेंस देंगे। अगर किसी हफ्ते सिर्फ रेड टीम के बाय आ रहे हैं तो ऑब्वियसली रेड टीम ही बाय करेंगे। लेकिन जैसे इस सिचुएशन में इतने सारे बाइज आए हैं और जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बाइज आप पास आएंगे, आप उतने बाय कर सकते हैं क्योंकि हमने जो कैपिटल एलोकेशन किया है उस हिसाब से किया है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही बाय करना है, आप एक दिन में 4 तक भी बाय कर सकते हैं या उसके बियॉन्ड भी बाय कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपके पास कितना कैपिटल बचा हुआ है। लेकिन बाय सिर्फ और सिर्फ सिग्नल के हिसाब से करना है, और ये हिस्टोरिकल शीट यूज करके नहीं। बेसिकली आप तो स्कैनर शीट यूज करेंगे, तो ये हिस्टोरिकल शीट कब यूज करनी है, सपोज
फ्राइडे को आपने लाइव मार्केट में शीट चेक करना भूल गए, 3 बजे आप कुछ बिजी हो गए या छुट्टी पे थे या कुछ भी, कोई भी रीजन की वजह से आप तब शीट चेक नहीं कर पाए, तो उस वक्त आपको पता नहीं चलेगा क्या बाय सिग्नल आए। तो जब मार्केट क्लोज हो गया उसके अगले दिन सैटरडे संडे को आप यहाँ पे आके डेट्स चेंज करेंगे कि ओके लास्ट वीक ये बीता था, उसका पहला ट्रेडिंग डे, अगर मंडे था तो मंडे, ट्यूसडे था तो ट्यूसडे, जो भी पहला ट्रेडिंग डे था वो यहाँ पे कैलेंडर से आप चूज कर सकते हैं डबल क्लिक करके, या फिर मैनुअली टाइप कर सकते हैं इस फॉर्मेट में 3/8, मतलब थर्ड डेट 8th of August, एंटर करते ही वो इस डेट फॉर्मेट में आपको दिखा देगा। ठीक है, या फिर अगर आप लैपटॉप पे यूज करें तो डबल क्लिक कीजिए, कैलेंडर ही पॉपअप हो जाता है, आराम से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट का आपको देखना है। तो यहाँ पे आपने डेट डाल दी स्टार्ट ऑफ द वीक एंड देन एंड ऑफ द वीक, बाय मेकिंग श्योर कि वो ट्रेडिंग डेज थे, नहीं तो प्राइसेस गलत दिन के आ जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग डेज वाली ही डेट ही डालनी है। और फिर उन डेट्स के हिसाब से शीट प्राइसेस वगैरह निकाल के आपको बता देगी कि कौन से बाय सिग्नल जनरेट हुए, उन्हें इजीली अपनी करंट होल्डिंग शीट में डालना। ये करंट होल्डिंग शीट होती है जहां पे हम वो ETFs को रखते हैं जो अभी हम करंटली होल्ड कर रहे हैं, जिन्हें हमने सेल नहीं किया है। ठीक है, तो इन्हें आसानी से यहाँ पे डालने के लिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका स्कैनर टैब सेलेक्टेड है, एक नया फीचर मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, स्कैनर टैब मतलब लाइव जो स्कैनर है, जो कि सिर्फ फ्राइडे को लाइव, जब फ्राइडे डेट आती है तो ही अपडेट करता है, वो सिलेक्टेड है तो लाइव के हिसाब से आएगा। आज फ्राइडे नहीं, आज ट्यूसडे है तो कुछ भी बाय सिग्नल नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप हर रोज यहाँ पे आके चेक कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ वीकली बाइंग होती है फ्राइडे को, या फिर जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक होता है उस दिन शीट चेक करना 3 बजे के बाद और बाय करना। लेकिन अगर आपने बाय मिस कर दिया और हिस्टोरिकल स्कैनर में जो सिग्नल आ रहे हैं उसके हिसाब से बाय करना है, यहाँ ड्रॉप डाउन में चेंज कीजिए हिस्टोरिकल स्कैनर, और जो मैंने अभी आपको दिखाया हिस्टोरिकल स्कैनर, वहां पे जो बाय सिग्नल आ रहे थे वो यहाँ लिस्ट हो जाएंगे आपके इस फॉर्मेट में, क्योंकि बेसिकली जो करंट होल्डिंग में है हम इसी फॉर्मेट में सेव करते हैं, टीम, फिर बाय डेट, ETF कोड, बाय प्राइस और कितना क्वांटिटी आपने बाय किया। तो यही चीज़ यहाँ पे टीम, बाय डेट, ETF कोड, करंट मार्केट प्राइस और सजेस्टेड क्वांटिटी आ जाती है। तो ये जाके आप अपने ब्रोकर में बाय कर लें और फिर यहाँ पे एंट्री करनी है, और एंट्री करना बहुत आसान है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कीजिए, या चाहे तो आप मैनुअली कर सकते हैं, या फिर जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको ऑटोमेशन देता हूं, तो यहाँ मैंने दिया है बाय बटन का ऑटोमेशन, और साथ ही मैंने एक नया फीचर दिया है, जो लोग मोबाइल पे शीट्स ऐप में यूज करते हैं वो इस चेक बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाय ग्रीन कलर में है, तो ये जो ग्रीन चेक बॉक्स है, अगर आप इसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ चेक करने के बाद छोड़ देना है। अब शीट क्या करेगी, वो जो डेटा ऊपर आ रहा था उसको कॉपी किया शीट ने और यहाँ पे स्पेशल वैल्यूज ओनली कर दी, तो वहां से डेटा कॉपी होके यहाँ नीचे पेस्ट हो गया, और वो देखिए वो अनचेक ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये जो शुरू के 4 बाय सिग्नल्स थे वो यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद जो बाय सिग्नल है, क्योंकि बहुत सारे बाय सिग्नल आ रहे थे और हमने अभी स्ट्रैटेजी स्टार्ट ही की है, इसलिए शुरुआत में बहुत ज्यादा बाय सिग्नल आपको दिखेंगे। तो नेक्स्ट 4 बाय सिग्नल यहाँ पे आ गए हैं। इन 4 ETFs को बाय करने के लिए लगभग कितना पैसा आपको लगेगा, यहाँ पे वो अमाउंट भी शीट आपको बता रही है, ताकि आप ये मेक श्योर कर सकें कि आपके ब्रोकर में इतना पैसा है या नहीं है। नहीं है तो आप कम बाय कीजिए या फिर अपने ब्रोकर में पैसे डालिए और फिर बाय कीजिए। तो अगर ये 4 ETFs भी मैं बाय कर रहा हूं और इन्हें भी मुझे रिकॉर्ड करना है, तो या तो मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकता हूं, ये चेक बॉक्स आपके लैपटॉप पे भी काम करता है प्लस मोबाइल में शीट्स ऐप में भी काम करता है, क्योंकि शीट्स ऐप में ये बाय बटन जो मैंने बटन दिए हैं वो काम नहीं करते थे। तो कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर मोबाइल में भी ऐप स्क्रिप्ट आराम से चला पाएं, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है। वैसे तो मेरे हिसाब से कन्वीनियंटली लैपटॉप में ही चलती हैं शीट्स, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है यहाँ पे, लेकिन मोबाइल में अगर आपको इमरजेंसी में चलाना है या फिर कोई मजबूरी आपकी लैपटॉप ही नहीं है, तो उसके लिए मैंने कुछ फीचर्स दे दिए हैं। तो ये चेक बॉक्सेस उन लोगों के काम आएंगे। तो जो लोग मोबाइल में यूज कर रहे थे, अगर ये फीचर आपको पसंद आया तो गिव मी अ लाइक, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फिर बाय बटन भी दबाऊंगा तो सेम एक्शन होगा, ठीक है, वो सारा डेटा यहाँ से कॉपी होगा। हाँ, बाय बटन मैंने अभी दबाया है, और जब आप पहली बार ऐप स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं तो एक ऑथराइजेशन के लिए आपको पूछा जाएगा, अ स्क्रिप्ट अटैच टू दिस डॉक्यूमेंट नीड्स योर परमिशन टू रन, तो क्लिक ओके। उसके बाद ये पॉपअप आएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक करना है, और यहाँ सबसे नीचे गो टू टेनेट 2.0 लिखो अनसेफ। अनसेफ इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने ऐप स्क्रिप्ट लिखी है, आपने खुद नहीं लिखी है, तो अगर आप इस स्क्रिप्ट को ट्रस्ट नहीं करते तो मत यूज कीजिए, मैनुअली कीजिए। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप इसे
अलाउ कर सकते हैं। और ट्रस्ट करने से पहले मैं नहीं कहूँगा आंख बंद करके ट्रस्ट कीजिए, आप इस स्क्रिप्ट को चेक भी कर सकते हैं अलाउ करने से पहले। उसके लिए क्या, एक्सटेंशंस में जाना होता है और ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ऐप स्क्रिप्ट खुल जाती है जो मैंने स्क्रिप्ट बना रखी है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये स्क्रिप्ट करती क्या है। एक बार आप सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद ऑथराइज कीजिए, ठीक है, अंधा ऑथराइज मत कीजिए। हाँ, तो ये पॉपअप आया था, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको नेक्स्ट ये पॉपअप देगा कि आप इसे ऑथराइजेशन दे रहे हैं वगैरह वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, सारी डिटेल्स आ रही हैं। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तब इसका ऑथराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये ऐप स्क्रिप्ट चल जाएगी। देखिए वो कॉपी पेस्ट हो गया डेटा, वो 4 स्टॉक्स भी यहाँ पे आ गए, अभी और 4 हैं। तो ऐसे करते करते जब तक बाय सिग्नल वहाँ पे हैं तो वो शीट दिखाती रहेगी आपको। आपके ऊपर है आप कितने बाय करना चाहते हैं और कहाँ जाके रुक जाना चाहते हैं। अभी मैं हिस्टोरिकल स्कैनर में जाऊं तो देखिए इतने बाय सिग्नल अभी भी रह गए हैं। जो मैं बाय कर चुका हूं, शीट को पता है मैंने बाय कर लिया, तो वो न्यू बाय में नहीं आएगा दोबारा। तो एक ही चीज को वो आपको बार बार बाय नहीं करवाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे न्यू बाइज। अब बात करते हैं बिड्स की या फिर एवरेजिंग की। सपोज आपने कुछ बाय किया और वो ऊपर जाने की जगह नीचे चला गया, उसका प्राइस नीचे गिर गया, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। For bids averaging, the trend has to be bullish for green team and bearish for red team. ये स्टैंडर्ड है, चाहे न्यू बाय हो चाहे एवरेजिंग हो। जो ग्रीन टीम का मेंबर है हम उसे तभी बाय करते हैं जब उसका कैंडल, वीकली कैंडल ग्रीन होता है, और जो रेड टीम का मेंबर है उसका वीकली कैंडल रेड होता है। तो शीट में ये ऑटोमेशन लगा है, शीट चेक कर लेती है किसका कौन सा वीकली कैंडल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बिड सजेस्ट करती है। The gap between two purchases has to be minimum minus 3.14%। तो पहला परचेज आपने किस प्राइस पे किया उससे कम माइनस 3.14% जब वो गिर जाएगा, प्लस उसका वीकली जो कैंडल है वो उसके अकॉर्डिंग बन रहा होगा जिस टीम का वो है, तो आपको बाय सिग्नल आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि मल्टीपल ईटीएफ्स गिर गए हो, कोई 5% गिरा हो, कोई 7% गिरा हो, क्योंकि हम हर दिन तो बाय करते नहीं, हम वीकली बाय करते हैं, तो वीक में कभी कभी ज्यादा भी गिरते हैं, जो हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि हमें और सस्ता खरीदने को मिलता है। जो सबसे ज्यादा गिरा होगा और उसकी कैंडल भी उसी के टीम के अकॉर्डिंग होगी, तो उसमें हमें शीट बिड करने को बोलेगी और हफ्ते में हम एक ही बिड करते हैं, ठीक है। वो कैसे दिखेगा शीट में, अभी मैं हिस्टोरिकल स्कैनर से ही पुल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ कुछ नहीं आया बाय सिग्नल, खाली है सब कुछ, क्योंकि अभी अभी मैंने नया बाय किया है, किसी में बिड का सिनेरियो ही नहीं बन रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे सपोज ये वाला मैंने 31 जुलाई को बाय किया होता और रैंडम प्राइस डाल देता हूँ, 250 रुपीज़ पे बाय किया होता। और ये ITBs को भी मैंने 31 जुलाई को बाय किया होता और इसको मैंने, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सिल्वर बीज का हमें नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे दिख जाता है गेन्स परसेंटेज में, तो ये -11.36% गिरा हुआ है और ITBs -3.77% गिरा हुआ है। यानी कि दोनों को कंपेयर करें तो सिल्वर बीज ज्यादा गिरा हुआ है, इसलिए शीट ने हमें बिड करने को कहा है सिल्वर बीज में। अभी भी ये हिस्टोरिकल स्कैनर से आ रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर जब आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका स्कैनर सही आप सेलेक्ट कर लें, वरना आपको हिस्टोरिकल स्कैनर से गलत सिग्नल आते रहेंगे डिपेंडिंग आपने वहां पे डेट्स क्या डाल रखी हैं। हिस्टोरिकल स्कैनर काइंड ऑफ अ बैकअप प्लान है, अगर आप बाय सिग्नल मिस कर देते हैं फ्राइडे को तो मंडे को जाके यूज करने के लिए, लेकिन मेनली आपको स्कैनर पे ही रहना है। इस तरह से देखिए, मैं स्कैनर करूंगा, सारे बाय सिग्नल गायब हो गए, क्योंकि स्कैनर तभी सिग्नल देता है जब फ्राइडे होता है या वीक एंड हो रहा होता है। तो आज ट्यूसडे है, वीक एंड नहीं हो रहा है, अभी बाकी बचा है वीक में ट्रेडिंग डेज, तो यहाँ कोई बाय सिग्नल नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैंने आज चेक किया इतना गिरा हुआ है, ये बाय सिग्नल क्यों नहीं दे रहा है। बाय सिग्नल सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही आते हैं, हम वीकली स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। वापस हिस्टोरिकल में जाता हूँ आपको फिर से वही दिखाने के, सिमुलेशन के लिए मैं अभी हिस्टोरिकल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, तो जब हम बिड करते हैं मतलब एवरेजिंग करते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ करनी होती है। सिल्वर बीज को मैं बाय कर रहा हूं सेकेंड टाइम, तो उसकी एंट्री उसके जस्ट नीचे करनी होती है। तो अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो यहाँ रो नंबर पे राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट 1 रो अबव, और यहाँ पे खाली रो इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपको उसकी एंट्री करनी होती है। यही सब चीज़ कि वो किस टीम का मेंबर है, किस दिन आपने बाय किया, उसका ETF कोड, किस प्राइस पे बाय किया, कितनी क्वांटिटी बाय करी, ये येलो वाला एरिया आपको भरना होता है। बाकी सब पॉपुलेट हो जाएगा, वहाँ मत कुछ भरिएगा। लेकिन अगर आप ऐप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, मैंने वो डिलीट कर दिया जो रो मैंने क्रिएट किया था। अब देखिए ऐप स्क्रिप्ट क्या करेगा,
चाहे तो आप ये ब्लू बटन जो बिड वाला कलर का बटन है वो दबा लीजिए अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं या यहाँ पे भी कर रहे हैं, या फिर ये बिड बटन दबाइए। मोबाइल ऐप में बिड बटन नहीं चलेगा, वहां पे चेक बॉक्स चलेगा। ठीक है, तो चेक बॉक्स पे क्लिक किया, छोड़ देना है, वहां पे कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। शीट एक ऐप स्क्रिप्ट रन कर रही है जिससे उसने एक इंसर्ट करी है यहाँ पे रो, और उसके बाद वो उसने कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर से उठा के डेटा यहाँ पे। और यहाँ पे बस आपको ये मेक श्योर करना है कि जो बाई प्राइस यहाँ आ रहा है आपने जो ब्रोकर में बाई किया है क्या वो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं तो यहाँ पे डबल क्लिक करके अपडेट कर दीजिए ताकि सही प्राइस जो ब्रोकर में आपने एक्चुअल में बाय किया है उतना प्राइस यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। यहाँ मैंने लिखा भी है ETF कोड एंटर सेम ETFs इन सब्सिक्वेंट रोज, और ये मेरी सभी शीट के लिए एप्लीकेबल है। जो लोग मेरे और भी स्ट्रैटेजीज के लिए शीट यूज करते हैं, चाहे वो ETF हो, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, जो भी हम मल्टीपल बाय कर रहे हैं सेम चीज का, उनकी एंट्री एक साथ इसी तरह लाइन बाय लाइन आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सिल्वर बीज की पहली एंट्री यहाँ है, दूसरी एंट्री कहीं नीचे जाके कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको, उसको एक साथ करना है ताकि सारा ओवरऑल कैलकुलेशन शीट सही से कर पाए। तो ये हो गया बिड। अब देखिए नेक्स्ट बिड इसने हाईलाइट कर दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा एक हफ्ते में एक ही बिड कीजिए तो बेहतर है। तो यहाँ पे ITBs का डेटा भी आने लगा, आप क्लिक करेंगे तो ये भी कॉपी पेस्ट करके हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें हमें मैनुअली दिमाग में ध्यान रखनी कि कितने पे मुझे रुक जाना है। इस शीट का रूल है, इस स्ट्रैटेजी का रूल है कि एक हफ्ते में एक बिड करो और खुश रहो। तो दोस्तों हमने समझ लिया न्यू बाय कैसे करना है, बिड या एवरेजिंग कैसे करना है। अब बात करते हैं सेलिंग की, जो कि हमारा फेवरेट पार्ट होता है क्योंकि वहां पैसा बनता है। तो सेलिंग के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इसमें लीफो फॉलो करते हैं, तो अगर हमने एक ही बार बाय किया है तो उसका टारगेट होगा 3.14%, जो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा रेकमेंडेड सेलिंग टारगेट है 3.14%। तो ये जो करंट होल्डिंग शीट है, यहाँ पे आप जाएंगे तो प्रॉफिट टारगेट परसेंट ये येलो में मैंने दिया है, तो जो भी परसेंटेज आप यहाँ पे डालेंगे उसके अकॉर्डिंग शीट यहाँ पे टारगेट प्राइस निकाल लेती है कि किस प्राइस पे जाके आपको सेल करना होगा इतना प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो अगर आप इसे येलो वाले को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो ये टारगेट प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ या घट जाएगा। ठीक है, तो जैसे सिल्वर बीज में देखिए क्या हुआ है, पहले का टारगेट आ रहा है 3.14%, दूसरे का आ रहा है 4.64%। तो ये एक और चीज है जो हम इस स्ट्रेटेजी में करते हैं कि पहला बाय के लिए तो 3.14% रखते हैं, लेकिन अगर दूसरा बाय कर लिया तो उसका टारगेट हम 1.5% से बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने उसे 3.14% नीचे खरीदा था पहले बाय से, तो थोड़ा उसका टारगेट बढ़ा देंगे सिर्फ 1.5%, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी जनरेट कर लेंगे और उतना मूव करने में दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए ETF को। अगर हम तीसरा बाय कर लेते हैं तो उसका और परसेंट बढ़ जाएगा, यानी कि दूसरा बाय जो था उसका टारगेट 4.64% था, उसमें 1.5% और बढ़ जाएगा, तो वो तीसरे बाय का टारगेट हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा बाय होंगे उतना ज़्यादा टारगेट होगा। अगर आपको सभी को 3.14% पे करना है तो ये जो येलो में मैंने दिया है इंक्रीज टारगेट परसेंट फॉर बिड ओनली, इसको आप 0 कर देंगे तो सबका टारगेट सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टारगेट सेम हो गया है क्योंकि अब वो चेंज नहीं कर रही है, शीट सेम टारगेट रख रही है। ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप इस तरह से कीजिए। इससे क्या होगा, जो नीचे के लेवल्स पे आप बाय करेंगे और सस्ता बाय किया उसमें ज्यादा स्कोप होता है और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने का, तो थोड़े पेशेंस के साथ आप करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा दिया कि पहले बाय के लिए इतना, दूसरे बाय के लिए इतना, तीसरे एंड सो ऑन, शीट ऑटोमेटिकली वो करती रहती है कैलकुलेशंस। तो ओवरऑल ये है स्ट्रैटेजी। अब जो लोग मेरी शीट ऑलरेडी यूज कर रहे थे जब मैंने 1 साल पहले बनाई थी या हाल फिलहाल में खरीदी है इस स्ट्रैटेजी को समझ के, तो ये 2.0 वर्जन नया वर्जन है। तो इसमें मैंने क्या क्या नए एनहांसमेंट किए हैं, ये अलग शीट है। ठीक है, आपकी पुरानी शीट जो पहला वर्जन था उसमें आप ओरिजिनल शीट में जाएंगे तो वहां से इसकी कॉपी नहीं बनेगी। नया वर्जन मैं लॉन्च कर रहा हूं। यूजुअली जब 1 साल से ऊपर किसी स्ट्रैटेजी को बीत जाता है और उसमें मेजर एनहांसमेंट्स होते हैं तो मैं नया वर्जन ही लॉन्च करता हूं। तो आइए अब मैं बात करता हूं कि क्या न्यू फीचर्स मैंने 2.0 में डाले हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, लेकिन उन्हें समराइज कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ये मेनली उनके लिए है जो पहला वर्जन यूज कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि नए वर्जन में क्या क्या आ रहा है। अगर आप पहली बार इसे यूज कर रहे हैं तो आपके लिए तो सब कुछ ही नया है।
तो ETF सिलेक्शन मेड इजियर एंड स्मूथ बेस्ड ऑन 52 वीक हाई डिस्टेंस। तो पिछले वर्जन में हमें SRTV देखना पड़ता था और फिर कहाँ से ऐड करें, कब ऐड करें, वो सब इतना क्लियर नहीं था, बार बार मुझे क्वेरीज आती थी। तो मैंने इसे ईजी और मोर इफेक्टिव बनाने के लिए 52 वीक हाई डिस्टेंस पे बेस कर दिया है और शीट में ही आपको प्रोविजन दे दिया है कि आप ETFs का सिलेक्शन कर सकें और अपनी शीट में ऐड कर सकें स्कैनर शीट में। एडिंग ETFs टू स्कैनर इज ईजियर देन बिफोर। तो जो हमारी स्कैनर शीट में है आप आसानी से ETF के कोड ऐड कर सकते हैं, वही चीज़ मैंने इंडेक्स में ऐड कराई है। बाकी आपको फिर राइट साइड में U कॉलम में भी ऐड करनी पड़ती थी, वो ऑटोमेट हो गया है। तो आपको सिर्फ येलो वाले में ऐड करना है, ये U कॉलम के ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे, यहाँ पे आपको नहीं ऐड करना है। तो ये मैंने ऑटोमेशन कर दिया है आपके लिए। रेड टीम में भी आपको डालना पड़ता था इंडेक्स कोड, वो भी ऑटोमेट हो गया है और मैंने समझा दिया है कि कैसे आपको रेड टीम में कब डालना है, कब खाली छोड़ना है। ठीक है। बाय बेस्ड ऑन मिस्ड हिस्टोरिकल सिग्नल्स ऑफ पास्ट वीक। तो पहले आपको अगर हिस्टोरिकल स्कैनर के हिसाब से बाय करना पड़ता था तो यहाँ मैनुअली आप देखते थे कि क्या क्या बाय सिग्नल जनरेट हुए, फिर उनको जाके अपनी करंट होल्डिंग शीट में मैनुअली एंटर करते थे। लेकिन ये जो नया अपडेट मैंने आपको दिया है, यहीं से आप चूज कर सकते हैं कि आप हिस्टोरिकल स्कैनर से उठाना चाहते हैं बाय सिग्नल या फिर स्कैनर शीट से उठाना चाहते हैं। तो जो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से बाय सिग्नल आएंगे। तो मेनली आपको स्कैनर से ही करना है। एज अ बैकअप हिस्टोरिकल स्कैनर मैंने आपको दिया है। तो हिस्टोरिकल स्कैनर जब आप करें, मेक श्योर कि आपने वहाँ पे डेट्स ज़रूर चेंज कर दी हो, यानी कि पुरानी डेट्स के हिसाब से सिग्नल उठा रहे हैं। ये डेट्स येलो में हैं, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती है। तो यहाँ जाके आप मैनुअली चेंज करेंगे तब सही सिग्नल जनरेट होंगे। उसके बाद आप करंट होल्डिंग में ये वाला सिग्नल देखने के बाद जो हिस्टोरिकल स्कैनर से आ रहा है, ये बिड बटन, बाय बटन यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए। डेडिकेटेड टैब टू इजीली डू डेटा ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड शीट टू न्यू शीट यूजिंग ऐप स्क्रिप्ट। तो आपको पता होगा जब आपको नई शीट बनानी पड़ती है, नई कॉपी बनानी पड़ती है, जब मैं अपडेट्स लाता हूं तो आपको मैनुअली अपना सारा डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ये फीचर, डेटा ट्रांसफ़र का फीचर मैंने आपको दिया है इस प्रोसेस को ईजी पीजी बनाने के लिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये नई कॉपी है मेरी शीट की। ठीक है, यहाँ पे करंट होल्डिंग में कुछ नहीं है, सोल्ड में कुछ नहीं है, कैपिटल मैनेजमेंट में से मैं डेटा पुराना उड़ा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब ये एक फ्रेश शीट बन गई है। तो मेरी पुरानी शीट मैं यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ आपको, जो मैं करेंटली यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है टेनेट होमा वीकली कैंडल, पुरानी वाली। तो इसका URL मुझे कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ ऊपर क्रोम ब्राउज़र में जाके आप इस पर क्लिक करेंगे तो URL आ जाएगा आपके पास। पूरा HTTPS से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा कॉपी कीजिए। उसके बाद जाइए आप अपनी नई शीट में। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक टैब दिया है डेटा ट्रांसफ़र। यहाँ पे जो URL वाला येलो सेल है जहाँ लिखा है ओल्ड शीट्स डेटा फ्रॉम वेयर डेटा हैज़ टू बी कॉपीड, जहाँ से डेटा कॉपी करना है उसका URL यहाँ पे राइट क्लिक पे स्पेशल वैल्यूज ओनली कीजिएगा। ठीक है, ये URL आ गया यहाँ पे। बाकी जो येलो में है ये मेनली आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली मैंने पहले से फिल किए हैं। जस्ट इन केस आपने मेरी दी हुई शीट का स्ट्रक्चर चेंज किया, लाइक टैब्स के नाम चेंज किए, उनके कॉलम्स ऐड डिलीट किए, तो ये वेरी हो जाएंगे आपकी शीट में और मेरी शीट में। लेकिन अगर आपने वैसा का वैसा ही रखा है जैसा स्ट्रक्चर मैंने दिया था आपको, तो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये क्या चेक कर रहा है, पुरानी शीट में क्या टैब का नाम है। जैसे ये मेरी पुरानी शीट है, इसका टैब का नाम कैपिटल मैनेजमेंट है, और जो मेरी नई शीट है उसका टैब का नाम भी कैपिटल मैनेजमेंट है। इन केस मैंने पुरानी शीट का नाम CM कर दिया होता कैपिटल मैनेजमेंट का, तो यहाँ जो डेटा ट्रांसफ़र है पुरानी शीट में क्या नाम है वो मुझे एग्जैक्टली वैसा डालना पड़ेगा, ताकि जब शीट उस पुरानी शीट में डेटा ढूंढने जाए तो उसको पता चले कि किस टैब में जाना है, और नाम से ही वो टैब को पहचानती है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर आपने चेंजेस किए हैं। अगर आपने वैसा का वैसा ही रखा है जैसा मैंने आपको दिया था, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ ऑटो फिल्ड है। आप नीचे जाएंगे, अगेन मैंने मोबाइल वालों के लिए ये चेकबॉक्स दिया है और ये बटन भी दिया है जो क्रोम ब्राउज़र पे कर रहे हैं, दोनों चीज़ सेम ही काम करेंगे। तो देखिए मैंने डेटा ट्रांसफ़र पे क्लिक किया और यहाँ एरर आ गया है, कैपिटल मैनेजमेंट फ्रॉम C2 नॉट फाउंड। ये क्यों? क्योंकि मैंने पुरानी शीट में CM कर रखा है और यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कैपिटल मैनेजमेंट ढूंढे, तो आपको एरर भी आ जाएगा यहाँ पे। ये एरर आया था मुझे, लेकिन बाकी का डेटा ट्रांसफ़र चल रहा था। तो जब तक ऊपर आपको रनिंग स्क्रिप्ट दिखता रहे तब तक आपको और कोई चेंज नहीं करना है, वेट करना है। सक्सेसफुल होने के बाद आपको ये पॉपअप मिलेगा, सक्सेस कंप्लीटेड 8 कॉपी ऑपरेशन। तो इसने अलग अलग टैब्स के कॉपी ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं।
ओके क्लिक करते हैं और ये ऊपर देखिए फिनिश स्क्रिप्ट हो गया है। तो कैपिटल मैनेजमेंट का फेल हो गया होगा क्योंकि उसने एरर दे दिया था वहाँ पे। तो कैपिटल मैनेजमेंट में यहाँ जाऊँ तो वैसा का वैसा ही है जैसा था, जबकि मेरी जो ओरिजिनल शीट है वहाँ पे कैपिटल मैनेजमेंट में मल्टीपल एंट्रीज मैंने डाली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे वो आई नहीं क्योंकि वो फेल हो गया था। लेकिन बाकी का देखें, करंट होल्डिंग में मेरे बहुत सारे बाइज यहाँ पे हैं जो मैं करंटली होल्ड करता हूँ, तो वो सब यहाँ पे ट्रांसफर हो गए मेरी नई शीट में। वो देखते हैं, करंट होल्डिंग में जाऊँ, देखिए सब हो गया है। और वेरीफाई करने के लिए कि सब ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, एक एक ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ऊपर यहाँ आता है करेंटली इन्वेस्टेड, ये देखिए कितना आ रहा है 6,35,467, और पुरानी शीट में एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो ये करेंटली इन्वेस्टेड मैच हो गया, मतलब आपका डेटा सही से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। और फिर सोल्ड शीट में, मेरी पुरानी शीट में ये सारा डेटा था, तो सोल्ड शीट में जाएं तो ये सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इसे कैसे वेरीफाई करूंगा, इसका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो मैच हो जाना चाहिए। तो 1,04,715, 1,04,715 मैच हो गया, परफेक्ट। तो एक क्लिक ऑफ अ बटन से मेरा डेटा सारा ट्रांसफर हो गया। हाँ, बस इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी शीट सही से मैनेज्ड हो, आपने कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किए हो जो मैंने शीट आपको दी है, तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने स्ट्रक्चरल चेंज किए हैं तो आप जाके मैनुअली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे मैनुअली डेटा ट्रांसफर करते हैं एक एक टैब से। और एक और फीचर मैंने आपको दिया है, जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनको मैंने वो चेक बॉक्सेस दे दिए हैं ऐप स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ शीट्स ऐप यूज़ करने वालों के लिए कामयाब होंगे। तो जो भी शीट्स ऐप में इस शीट को यूज़ कर रहे हैं वो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा ये काम कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये मोस्ट कन्वीनियंटली लैपटॉप में या फिर क्रोम ब्राउज़र में ही अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मोबाइल वालों के लिए भी थोड़ा बहुत ईजी हो जाए कंपेयर टू ओल्डर वर्जन। तो क्योंकि ये न्यू वर्जन मैंने लॉन्च किया है, तो जो लोग ऑलरेडी टेनेट होमा को यूज कर रहे हैं तो वो पुराना वाला वर्जन इन अपडेट्स के साथ नहीं आएगा। नए वर्जन को आप परचेज कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर। और आपको बताना चाहूँगा कि इस इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मैंने एक कोड रिलीज किया था जो मैंने अपने चैनल पे डाला भी था। इंडिपेंडेंस 15, ये कैपिटल, ऑल कैपिटल है, ठीक है, नो स्पेसेस नथिंग। इंडिपेंडेंस 15, इसे यूज करके आप किसी भी शीट को परचेज करते हैं उस पर 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो डिस्काउंट का फायदा उठाना ना भूलें। तो ये डिस्काउंट कोड फॉरएवर नहीं रहने वाला है, कुछ ही दिनों में ये बंद हो जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इसका फायदा उठा लें उतना अच्छा है आपके लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे ये न्यू एनहांसमेंट्स, ये न्यू वर्जन, और जो मैं कर पा रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजी में वही आप भी कर पाएँ, उस तरह के रिजल्ट्स आपको भी मिले। कोई गारंटी मैं नहीं देता कि मेरी स्ट्रैटेजी ऐसा करेगी वैसा करेगी, मैं सिर्फ आपको ये दिखाता हूँ कि स्ट्रैटेजी में लॉजिक क्या है, वो कैसे काम कर रही है। बाकी आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी उम्मीद तो यही है कि आगे भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरे वीडियोस को बूस्ट मिलता है। अभी मेरे व्यूज़ काफ़ी कम होने लगे हैं, तो आपके लाइक्स बहुत बूस्ट दिलवाते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और कमेंट भी कीजिएगा, उससे भी एंगेजमेंट आती है, उससे मैं आपके क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाता हूँ, और एंगेजमेंट की वजह से वीडियो को भी बूस्ट मिलता है। तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, भले ही आप एक थैंक यू लिख रहे हो या फिर कोई फीडबैक हो वो दे रहे हो, तो प्लीज़ ज़रूर कोई कॉमेंट भी कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।